तो स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर 2021 में पूछे गए मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर को हल कराएंगे। तो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मैथ में पढ़ने में कमज़ोर हैं तो इससे पूरा देख कर जाइए, ठीक है। इसमें मैं बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। बहुत लोगों का मैथमेटिक्स में बैक लग जाता है क्योंकि उनका जो है फाउंडेशन मैथ है, बुनियादी मैथ है, बहुत ही कमज़ोर है। तो हम उसको भी इसमें कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप कहलाती है। पहला ऑप्शन है क्षेत्रफल, दूसरा ऑप्शन है आयतन, तीसरा है धारिता, चौथा है परिमाप। देखिए क्षेत्रफल जो होता है वह 2D आकृति जिसमें से लंबाई और चौड़ाई होती है। इसका जो स्थान जो घेरता है उसे क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। तो इससे याद रखिएगा ये 2D आकृति में क्षेत्रफल होता है और आयतन जो है 3D आकृति में होता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई द्वारा घेरे गए स्थान को ही आयतन कहते हैं। तो ठोस क्या होता है? ठोस में हमारे पास लंबाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है, इसलिए यह 3D है। 3D का आयतन हमेशा आयतन होगा, ठीक है। सॉरी 3D का हमेशा माप जो है आयतन में होगा। और 3D का फुल फॉर्म में 3 डायमेंशनल, मतलब उसमें 3 डायमेंशन है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। और धारिता है मान लेते हैं कोई पात्र है, पात्र भी इसमें 3D होगा। तो उस पात्र में भरे जा सकने वाले, जैसे मैंने बेलन ले लिया, ऊपर खोखला है, तो भरे जा सकने वाले पदार्थ की मात्रा को ही हम लोग धारिता बोलते हैं, ठीक। जैसे इसमें 1 लीटर पानी आ रहा है, 2 लीटर आ रहा है, तो ये 1-2 लीटर क्या है, इसकी धारिता है। और परिमाप क्या होता है? किसी भी आकृति का चारों तरफ की माप जो होती है उसे परिमाप बोल देते हैं, ठीक है। जैसे वृत्त है, वृत्त का जो परिमाप होता है 2πr होता है, इसकी जो बाहरी का माप होता है, इससे यानी परिधि की लंबाई को ही हम लोग परिमाप बोलते हैं। तो बहुत ही हम डिटेल समझाए हैं क्षेत्रफल, आयतन, धारिता और परिमाप। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में गलती नहीं करना है। देखिए एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने 2 मिनट लिया है, तो इस प्रकार से टाइम लगेगा अगर आपको बेसिक जानकारी नहीं पता है तो बताने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि कम ही टाइम में इस क्वेश्चन को हल कराएं, क्वेश्चन पेपर को हल कराएं। तो देखिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि -1 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। देखिए परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां q बराबर इक्वल टू नॉट 0 हो। pq जो हमारे पास होता है वह pq बिलोंग्स टू इंटीजर होता है, यानी कि p कैसा हो, -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 कुछ भी रख सकते हैं, हर उसका हमेशा 1 होना चाहिए, उसी को ही हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। तो -1 और 1 के बीच में पूर्णांक, तो -1 और 1 के बीच के पूर्णांक जो है में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यह अनंत होती है, ठीक है। इसकी गिनती नहीं की जा सकती कि कितने होंगे। जब संख्या रेखा पर इसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 1 है, तो इससे अगर हम 1/0 लेते हैं बीच में, तो अगर -1 और 1 के बीच में बांटेंगे तो मान लेते हैं कि यह 5 आ गया और यह 4 आ गया। फिर इसके भाग को भी हम कई भागों में बांट सकते हैं, फिर इसे प्रकार से अनलिमिटेड तो बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं इसके बीच में जो हमारे पास आ जाता है 9, 3 आ जाएगा, 3/2 यानी 3 आ जाएगा। यहाँ पर लेते हैं कि 4/2 आ जाएगा, ठीक है, यानी 2 आ जाएगा। इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। तो याद रखिएगा कि -1 और 1 के बीच में कोई भी 2 संख्याएं दी है, उसके बीच में अगर परिमेय या अपरिमेय संख्या पूछे तो हमेशा ये अनंत लगाना है, उसकी गिनती नहीं किया जा सकता है, ओके।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर बराबर है, ये तो होता है ए माइनस बी का सूत्र आप तो पता है, ए माइनस बी का वर्ग होता है ए का वर्ग माइनस 2b प्लस बी का वर्ग, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी का वर्ग। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हमें चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि एक वर्ग की परिमाप 4 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। हम जानते हैं वर्ग जो होता है इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4। अगर भुजाएं मानते हैं तो 4a का जो मान दिया है 4 मीटर दिया है, इसलिए यहाँ पर a का मान 4 से आपस में कट जाएंगे तो 1 मीटर आ जाएगा। ठीक, इसे जब राइट भेजेंगे तो ये भाग में जाएगा, तो 4 से भाग करेंगे 4 में तो 1 आ जाएगा, तो 1 मीटर आ जाएगा। और हमेशा ध्यान देना है जो क्षेत्रफल होता है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि ए का वर्ग हो जाएगा, ए का वर्ग 1 है तो 1 का वर्ग 1 ही होता है। देखिए 1 की पावर जितना भी कर ले हमेशा 1 ही रहेगा, बहुत लोग गलती करके 2 लिख के चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पर क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है, तो यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में? आया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा देखिए बहुविकल्पी का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है। तो रैखिक समीकरण नहीं है, यहाँ पर 4 ऑप्शन नहीं दिया गया है जी। निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है, तो ये भी रैखिक समीकरण है, ये भी रैखिक समीकरण है। देखिए रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण होता है जिसमें चर की घात हमेशा 1 होती है। अगर हमें दिया है ax स्क्वायर प्लस में 5 दिया है तो यह रैखिक समीकरण नहीं मान लेती है। सी ऑप्शन दिया है और डी ऑप्शन दिया है 5x प्लस 4। तो इसमें से कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है? जो x की पावर 2 है, x प्लस 5 बराबर 10 है, तो सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रैखिक समीकरण हमेशा चर की घात 1 होती है। यहाँ चर की घात 2 है तो इसलिए रैखिक समीकरण नहीं है। यहाँ देखिए चर y घात 1 ये भी रैखिक समीकरण है, ये भी रैखिक समीकरण। चर m है, m की पावर 1 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा बहुविकल्पी क्वेश्चन समाप्त हो चुका है 2021 प्रश्न पत्र का। उम्मीद करता हूँ बहुत बारीकी से मैंने समझाने का प्रयास किया है, यह आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमें छठवां क्वेश्चन दिया गया है कि -4/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें। सबसे पहले हम इस प्रकार से संख्या रेखा बना लेंगे। संख्या रेखा में हमेशा ध्यान देना है जो हमारे पास लेफ्ट साइड में नेगेटिव संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं और राइट साइड में पॉजिटिव संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं ये 1 हो गया, यह 0 हो गया। हमें रिप्रेजेंट करना है -4/5 के। ठीक, तो ये मान लेते हैं -1 है और ये -1 है और यहाँ पर जो है 0 के बजाय यहाँ -1 है और यहाँ पर जो है 0 है। देखिए 4/5 को लिखने के लिए अगर 5/5 हो जाएगा -5/5 रह जाएगा, -1 के बराबर आ गया, यानी कि यह जो बिंदु 5/5 है तो इनको 5 भागों में बांटिए तो 1 2 3 4 और एक बिंदु 5 है ही, तो ये क्या हो गया, ये -1/5 कर लीजिए, इसे -2/5 और इसे -3/5 और यह बिंदु जो हो जाएगा हमारा यह -4/5। आया समझ में? ठीक है, जो हर दिया है 5 दिया है उतना हम उतने भागों में बांट देंगे दो संख्याओं को लेकर। जिन संख्या के बीच में आएगा माइनस में है तो यह 0 और -1 के बीच में संख्या है, तो इस प्रकार से बांट देंगे। और हम जानते हैं कि -5/-5 -1 आ जाएगा, इसलिए इसके आगे जो संख्या होगी -4/5। ये संख्या रेखा पर हम लोग प्रदर्शित कर लेंगे इसी प्रकार से। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया गया है कि
जो है हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में दो अंतर बताइए। देखिए जो हिस्टोग्राम होता है ना, तो देखिए यहाँ पर यह बार ग्राफ है और ये हमारे पास है हिस्टोग्राफ। तो इन दोनों में तुलना करने पर पता चलता है कि बार ग्राफ के बीच में जो है गैप रहता है और हिस्टोग्राम में बीच में गैप नहीं रहता है। ठीक है, एक पॉइंट ये देखिएगा। दूसरा पॉइंट जो है यह कैटेगरी के लिए होता है, कैटेगरीज के लिए होता है। जैसे इसमें रंग हो गया, फल हो गया, इन सभी के लिए कैटेगरी होता है। और जो बार ग्राफ होता है ना, ये हमेशा क्वांटिटी नंबर के लिए होता है। जैसे किसी क्लास में बच्चों का वजन, बच्चों का उम्र, बच्चों का रोल नंबर, बच्चों पर नंबर में टेस्ट में प्राप्तांक, इन सभी को तुलना करने के लिए इसमें नंबर रेंज हो, संख्यात्मक मान हो, उसके लिए हिस्टोग्राम होता है। ठीक है, और बार ग्राफ जो कैटेगरीज के लिए होता है, तुलना करने के लिए होता है। ओके, और इसका मान जो है विश्लेषण के लिए होता है। और देखिए बार ग्राफ जो है यह तुलना के लिए और हिस्टोग्राम जो है विश्लेषण के लिए होता है। तो इन 3 पॉइंट को लिख लीजिएगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास 8वां क्वेश्चन दिया गया है कि x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x की प्लस x स्क्वायर प्लस x का मास ज्ञात हुआ। देखिए संख्या का मास ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि मास क्या होता है। तो मास दी गई संख्या की वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है। मास हमेशा छोटी संख्या के बराबर या फिर उससे छोटी होती है। जैसे यहाँ पर x स्क्वायर माइनस x में देखिए x कॉमन मिल रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें देखिए x कॉमन मिल रहा है, तो इससे कॉमन लेंगे तो कॉमन लगा दीजिए, तो x स्क्वायर आ जाएगा प्लस x प्लस 1 आ जाएगा। इन दोनों में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। जब दोनों में x कॉमन दिखाई दे रहा है तो क्या हो जाएगा, अतः इसका एलसीएम जो हमारा x हो जाएगा। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नवा क्वेश्चन दिया गया है कि 3x क्यूब y क्यूब माइनस 4xy क्यूब डिवाइड 6x स्क्वायर y को सरल कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले दी गई संख्या को आप लिख दीजिए x क्यूब y क्यूब माइनस 4xy क्यूब। ठीक, हमें डिवाइड करना है, इससे करना है 6 स्क्वायर y से। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर से भाग करेंगे तो यह पावर 3 है, पावर 2 है, तो घट का x पावर 1 आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, तो बराबर में यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 3xy स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा समझ में से भाग करेंगे तो यहाँ पर इसमें से कॉमन ले सकते थे, कॉमन लेकर भाग कर दिए होते तब भी हमारा राइट आंसर आ जाता है। यहाँ पर डायरेक्ट भाग कर दे रहे हैं, तो यह 6 आगे भी है ना, तो यह क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 दूना 6, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर 3 का स्थान पर क्या आ जाएगा, 1/2, क्योंकि 3 2 या 6 और 4 से भाग करेंगे तो 2 दूना 4 है, 2 3 6, तो यह 2/3 है। x स्क्वायर है तो भाग तो जाएगा नहीं, तो यह क्या हो जाएगा, 1/x आ जाएगा, 1/x, और क्यूब है तो y पावर 2 आ जाएगा। ठीक, हमारे हिसाब से यही आंसर आना चाहिए। तो भाग करने पर हमारा यही प्राप्त होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाभ के क्षेत्रफल 125 वर्ग मीटर है, यदि इसको ऊंचाई 4.5 मीटर है, तो आयतन ज्ञात कीजिए।
घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए आधार का मतलब घनाभ का क्षेत्रफल एक सतह का और उसकी ऊंचाई याद कर लेंगे तो आराम से ज्ञात हो जाएगा। ठीक, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे आयतन के लिए क्या करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये जो लंबाई गुणे चौड़ाई दिया है और ऊंचाई हमें पता है, तो यल बी एच ही घनाभ का आयतन होता है। तो यल बी हमें दिया है, कितना दिया है, 125 दिया है। 125 में हमें गुणा करना है 4.5 से, तो कितना आ जाएगा बताइए। देखिए 125 चौका होता है 500, ठीक, और 500 में हम जो है 45 से गुणा कर देंगे तो 5 पचे 25, 5 चौको 20, 2 22 और 00 से गुणा कर रहे हैं तो, और हमारे पास एक डिजिट बाद दशमलव लग जाएगा यहाँ पर, तो इसका आयतन कितना आ जाएगा 2250 और यूनिट दिया है मीटर में तो मीटर क्यूब हो जाएगा घनाभ का आयतन। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास 11वां क्वेश्चन दिया गया है कि x² - 4x - 5 व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे आसान तरीका है x² - 4x + 5। हम जानते हैं a - b का वर्ग होता है a का वर्ग प्लस a का वर्ग प्लस b का वर्ग -2b हमें दिया है। अगर 4 यहाँ लेते हैं 2 का वर्ग हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा x² - 4x + 4 + 1 और इतने को हम लिख सकते हैं x - 2 का वर्ग, x - 2 का वर्ग ये पूर्ण वर्ग बन गया + 1, ठीक। तो यह a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस दिया है जी, तो एक काम कीजिए ना, तो 5 रहने दीजिए और 4 जोड़ दीजिए 4 घटा दीजिए। मैंने जो 4 को घटा दिया और 4 को जोड़ दिया, इस मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो एक क्या हो जाएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग, इतने को हम लिख सकते हैं x - 2 का वर्ग और ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 को 3 का वर्ग लिख सकते हैं, ठीक। तो इसमें जो कोई सूत्र अप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, इसके लिए एक काम और कर सकते हैं, इसे मिटा देते हैं, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। पूर्ण वर्ग बनाने की कई विधियाँ होती हैं, तो ये तो ट्रिक वाला लग रहा है। एक मैनुअली मेथड होता है जिसके द्वारा सिद्धाचार्य सूत्र ज्ञात होता है, द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ाया जाता है इसके बारे में। तो हम क्या करते हैं इससे ना, ये -4x है, ये -5x है, तो ये तो हमारा -5 था ना जी, शायद तो मैंने किया था परंतु मैंने गलती कर दिया था, यहाँ पर यहाँ माइनस था। चलिए मिटाकर दोबारा लगा देते हैं, गलतियाँ हो गई थी, ये लिखने में गलती हो गया था। तो यहाँ पर हमें दिया है 4x - 5 दिया था, तो ऐसे लिख सकते हैं x² - 4x और इसे -4 है, इसे -1 लिख सकते हैं 5 को, तो इतने को हम लिख सकते हैं, परंतु यहाँ पर +4 होना चाहिए, तो यहाँ पर +4 कर दीजिए, ठीक, और -5 रहने दीजिए। तो देखिए +4 को मैंने जोड़ दिया है, कुछ किया नहीं, 5 + 4 को जोड़ दिया +5 को घटा दिया, ठीक। तो इतने को हम लिख सकते हैं क्या, x² - 4x + 4 को लिख सकते हैं x - 2 का वर्ग, और इसको हम लिख सकते हैं -5 - 4 हो जाएगा 9, तो 9 का वर्ग।
तो हम जानते हैं एक सूत्र होता है कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर में, बताइए आप, एक कोष्ठक में a प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी होता है। तो बस इसी मान को इसमें पुट कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2, यहाँ पर 9 रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। ठीक, तो x माइनस 2 माइनस 3 a माइनस बी, ए प्लस बी कर देते हैं पहले, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर, यानी कि x माइनस 2 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1, एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में x माइनस 6। तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। थोड़ा ट्रिकी था, इसे ध्यान देना है। अगर इस प्रकार की क्वेश्चन आते हैं तो इस प्रकार से हल करना है। नहीं तो एक और तरीका होता है, इसे हम दूसरे वीडियो बना देंगे। साथ मैंने इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था कि पूर्ववर्ग बनाकर हम किस प्रकार से द्विघात समीकरण को हल करते हैं। तो ये द्विघात समीकरण से संबंधित है। तो इस वीडियो को हम कमेंट में दे देंगे लिंक, आप उससे द्वारा पूर्ववर्ग बनाना सीख जाएंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास 12वां क्वेश्चन दिया गया है कि एक शंकु। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इससे हम अगले पार्ट में कर देते हैं। ठीक, बाय बाय।